सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। साथियों, आज अपना ये हिंदी साहित्य का तीसरा वीडियो है जो हम अब करने जा रहे हैं। इससे पहले हम हिंदी साहित्य के 2 वीडियो है वो अपलोड कर चुके हैं, और यदि आपने वो 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट जो हिंदी साहित्य नाम से बनी हुई है उसमें जा कर के ये दोनों वीडियो है वो देख सकते हैं। यदि अपने इन वीडियो का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो ये लगातार अपनी सीरीज है वो चलती रहेगी, और हम पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास है वो इन नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें, और यदि आप वीडियो को पसंद करते हैं तो आप इसे शेयर भी अवश्य करें, और यदि चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ तक हम कल है वो पढ़ चुके थे गिरियर्सन का काल विभाजन, जो कि इन्होंने 12 चरणों में किया था। तो ये अपने कल का मैटर है ये। तो अब शुरू करते हैं आज इससे आगे, और गिरियर्सन की जो रचना है उसके बारे में अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट है वो यहाँ पर हम जानेंगे। तो सबसे पहले अपना आज का जो फैक्ट है वो मैंने नोट लगा करके यहाँ पर लिखा है कि गिरियर्सन ने अपने इतिहास को 12 अध्यायों में बांटा था। जो अभी आपने देखा, जो 12 अध्याय हैं उन अध्यायों में गिरियर्सन ने अपने काल विभाजन को या अपने इतिहास को 12 अध्यायों में बांटा था, जिनका नामकरण है वो प्रवृत्तियों के हिसाब से इन्होंने कर दिया था। इसके बाद में देखिए दोस्तों, जो गिरियर्सन की जो रचना है तो उसकी विशेषताएं हैं वो क्या क्या है। तो यह मुख्यतः अंग्रेजी भाषा में लिखा गया इतिहास था। तो दोस्तों, यदि आपको इसकी भाषा पूछे तो यह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था गिरियर्सन का इतिहास, और डॉक्टर नगेंद्र ने इसे सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है ये। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जो गिरियर्सन की रचना है उसको किसने कहा है, तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। इसके बाद में आप आगे देखिए, नेक्स्ट अपना फैक्ट है, इसमें कुल 952 कवियों को शामिल किया गया है। इनमें 886 कवि है वो शिव सिंह सरोज रचना से लिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसमें 952 कवियों को शामिल किया गया है। अक्सर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। और जो 952 कवि है, यदि आपको पूछे कि 952 कवियों में से जो शिव सिंह सरोज जो रचना है शिव सिंह सेंगर की, जो कि 1883 में लिखी गई थी, तो उससे कितने कवि लिए गए हैं, तो आप बता सकते हैं कि 886 कवि है वो शिव सिंह सरोज से लिए गए हैं। इसके बाद में अपना नेक्स्ट फैक्ट देखिए दोस्तों, गिरियर्सन ने कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया है तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया है। विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों व प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन किया है। यानी इन्होंने अपने इतिहास में कुछ जो कमियां थी, बाकी इतिहास की जो पुस्तकें थी उनमें, उन कमियों को इन्होंने अपने इतिहास में दूर किया था जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने। नेक्स्ट फैक्ट है इनका, ग्रंथ को विभिन्न काल खंडों में विभक्त किया गया है तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का है वो सूचक है। यानी इन्होंने जो 12 खंड बनाए थे अपनी पुस्तक में जो अध्याय के रूप में, तो प्रत्येक जो अध्याय है वो अलग अलग काल का है वो सूचक है। नेक्स्ट अपना फैक्ट है, गिरियर्सन ने पहली बार हिंदी साहित्य की भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किया था, यानी अलग किया था। अर्थात केवल हिंदी कवियों को स्थान दिया गया है। यानी इन्होंने हिंदी कवियों को है वो सर्वाधिक स्थान अपनी रचना में दिया था। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है इनसे संबंधित। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, और वीडियो को आप पूरा देखें। यदि चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस प्रकार के हस्तलिखित नोट्स आपको इस चैनल पर मिलते हैं। तो नेक्स्ट फैक्ट देखिए दोस्तों, हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण है वो चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य तथा दरबारी काव्य के रूप में किया गया है। यानी इस रचना में जो हिंदी साहित्य के जो विकास का क्रम है उसका निर्धारण
चारण, धार्मिक, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य के रूप में किया गया है। अब दोस्तों इस जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की जो रचना थी उसकी ये तो विशेषताएं थी, और अब इसकी जो कमियां और कुछ जो आलोचनाएं हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस ग्रंथ में 14वीं शताब्दी के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की जो रचना है उसमें कौन सी शताब्दी का जिक्र नहीं किया गया है। तो 14वीं शताब्दी के इसमें बारे में कुछ है वो नहीं कहा गया इस ग्रंथ में। नेक्स्ट इनकी जो कमी है वो है कि अध्यायों की संख्या अधिक होने के कारण इसे वैज्ञानिक काल विभाजन नहीं कहा जा सकता। यानी जो इनके अध्याय जिनकी संख्या है वो 12 थी, तो इन 12 अध्यायों की वजह से इसे काल विभाजन है वो नहीं कहा जा सकता। ये देख सकते हैं इसमें 12 अध्याय थे, तो आप इन्हें याद रखें। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की जो रचना थी उसमें कुल कितने अध्याय थे। नेक्स्ट अपना फैक्ट है महत्वपूर्ण फैक्ट। अध्यायों का नामकरण है वो व्यक्ति विशेष के नाम से करना है वो समुचित नहीं कहा जा सकता। यानी इन्होंने जो अलग अलग व्यक्तियों के नाम पर जो अपने अध्यायों के हिसाब से जो काल विभाजन किया था उसको है वो कुछ विद्वानों ने उचित नहीं माना है। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि अध्यायों का नामकरण है वो व्यक्ति विशेष के नाम से करना समुचित नहीं कहा जा सकता। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए अपने विशेष तथ्य इस रचना से जुड़े हुए जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पहला अपना विशेष तथ्य है कि रामचंद्र शुक्ल ने इसे बड़ा वृहत संग्रह कहकर पुकारा है। यानी जो पीछे भी जो रचनाओं को इन्होंने बड़ा वृहत संग्रह कहकर पुकारा है, इसी प्रकार से जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की इस रचना को भी इन्होंने बड़ा वृहत संग्रह कहकर पुकारा है। नेक्स्ट इनका फैक्ट है कि वे इस पुस्तक को भी इतिहास पुस्तक नहीं मानते हैं। इसके बाद में है ग्रियर्सन ने भक्ति काल को इस पुस्तक में हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है वो कहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है कि ग्रियर्सन ने अपनी जो रचना है उसमें किस काल को है वो स्वर्ण युग कहा है हिंदी साहित्य का। तो अब इन्होंने अपनी जो पुस्तक है उसमें भक्ति काल को अपने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट पर। ग्रियर्सन ने हिंदी को अंग्रेज़ों द्वारा आविष्कृत भाषा माना है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रियर्सन ने जो अपनी पुस्तक है उसके हिसाब से हिंदी को किसके द्वारा आविष्कृत माना है, तो अंग्रेज़ों के द्वारा आविष्कृत माना है। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों ग्रियर्सन का हिंदी साहित्य में जो योगदान है उसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, जो ग्रियर्सन का हिंदी साहित्य को जो योगदान है वो इस प्रकार से हैं। पहला अपना फैक्ट है इसमें गोस्वामी तुलसीदास पर गोस्वामी तुलसीदास पर 12 निबंधों का लेखन इन्होंने किया था। यानी ग्रियर्सन ने जो हिंदी साहित्य में अपना योगदान दिया था उस योगदान में इनके क्या क्या योगदान थे वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो पहला इनका योगदान है कि गोस्वामी तुलसीदास पर इन्होंने 12 निबंधों का लेखन है वो किया था। कितने निबंधों का? 12 निबंधों का। इसके बाद में अपना नेक्स्ट फैक्ट है इसका सर्वप्रथम वाचन वियना की प्राच्य विद्या विशारदा सभा में किया गया था। नेक्स्ट है रामचरितमानस की 126 हस्तलिखित और प्रकाशित प्रतियों के आधार पर रामचरितमानस संपादन कर उसे खड़गपुर विलास प्रेस बालीपुर पटना से प्रकाशित इन्होंने करवाया था। किसने? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। रामचरितमानस की कितनी प्रतियां हस्तलिखित थी? 126 प्रतियां जो हस्तलिखित थी इनको इन्होंने प्रकाशित करवाया था। इसके बाद में चलते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट पर, जो है कि ग्रियर्सन की जो अन्य पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी है वो आप देख सकते हैं। इनकी अन्य पुस्तकों में नंबर 1 पर है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भाषा ई सर्वेक्षण,
और दूसरी जो इनकी अन्य पुस्तक में है तुलसी का वैज्ञानिक इतिहास, यानी तुलसी का वैज्ञानिक इतिहास है वो, इसके राइटर है वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है। अब दोस्तों अपने पहुंच चुके हैं जो अपनी चौथी रचना और जो लेखक हैं मिस्र बंधु विनोद। काफ़ी महत्वपूर्ण ये रचना और ये लेखक है। तो दोस्तों 4 नंबर पे अपने पढ़ रहे हैं मिस्र बंधु विनोद, जो कि 1913 ईस्वी में लिखी गई रचना है। तो मिस्र बंधु विनोद में जो लेखक हैं वो दोस्तों आप नाम में भी आपको विदित हो रहा है कि मिस्र बंधु, यानी जो ये 2-3 भाई थे, इसमें आप देख सकते हैं मिस्र बंधु कौन कौन थे। इसमें एक थे सुखदेव बिहारी और एक थे श्याम बिहारी और तीसरे थे गणेश बिहारी मिस्र। तो इनके लिए मैंने ट्रिक बना रखी है कि श्याम सुख गणेश, यहाँ से कई बार है वो क्वेश्चन बना भी है कि निम्न में से कौन व्यक्ति है वो मिस्र बंधु में शामिल नहीं है। तो ये 3 आपको नाम है वो याद रखने हैं, चौथा जो अन्य नाम होगा वही आपके आंसर का उत्तर हो जाएगा यदि नहीं के बारे में पूछे तो आपको याद रखना है श्याम सुख गणेश, यानी श्याम बिहारी, सुख यानी सुखदेव बिहारी और गणेश यानी गणेश बिहारी मिस्र। तो ये 3 मिस्र बंधु थे। अब दोस्तों बात करते हैं जो मिस्र बंधु रचना है ये कितने भागों में और कब कब प्रकाशित हुई थी। तो इसके बारे में देखिए दोस्तों, यह रचना है वो 4 भागों में प्रकाशित हुई थी। कौन सी रचना? मिस्र बंधु विनोद, जो कि 1913 में प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों 1913 में इसके है वो 3 भाग प्रकाशित हुए थे। कौन कौन से? पहला, दूसरा और तीसरा। ये 3 भाग दोस्तों इनके 1913 में प्रकाशित हुए थे। मिस्र बंधु विनोद के पहले 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए थे। इसके बाद में देखिए इसका जो चौथा भाग है वो दोस्तों, चौथा भाग दोस्तों काफ़ी लंबे समय बाद है वो प्रकाशित हुआ था। 1934 में जाकर के इनका ये चौथा भाग है वो प्रकाशित हुआ मिस्र बंधु विनोद का। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों इस पुस्तक से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों यदि कुल कवि की बात करें, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट रहा है हर रचना और हर साहित्यकार का, तो दोस्तों मिस्र बंधु विनोद जो कि 1913 में लिखी गई थी, 1913, ये आपको याद रखना है सन। पहला, दूसरा और तीसरा भाग 1913 में और चौथा भाग 1934 में। तो दोस्तों इसमें जो कुल कवियों की यदि बात करें तो इनमें कुल कवियों की संख्या थी 4591, यानी 4591 इसमें कुल कवि थे, जो कि काफ़ी बड़ी संख्या थी। और इस रचना में कुल पृष्ठों की बात करें तो 2250 पृष्ठ इस रचना में थे, यानी काफ़ी बड़ा वर्त संग्रह था ये। अब बात करते हैं दोस्तों जो मिस्र बंधु विनोद रचना है तो इसमें जो आधार ग्रंथ है वो कौन कौन से हैं और कितने हैं। तो आप देख सकते हैं कि मिस्र बंधु के आधार ग्रंथ है वो 6 आधार ग्रंथ थे। कितने थे? 6। और 6 कौन कौन से हैं वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है काफ़ी बार, आपको 3 नाम दे दिए जाते हैं और चौथा नाम है वो किसी और का दे दिया जाता है, और आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा है वो मिस्र बंधु विनोद रचना में आधार ग्रंथ के रूप में शामिल नहीं था। तो आप ये 6 नाम है वो अच्छी तरह से याद रखें। पहला है दोस्तों शिव सिंह सरोज व अन्य प्राचीन ग्रंथ, और दूसरा है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जो कि अभी हम पढ़कर आए हैं पीछे, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की रचना थी। तीसरा जो आधार ग्रंथ है वो है मुंशी देवी प्रसाद के लेख, और चौथा है काशी नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट है वो इसका आधार ग्रंथ है। और 5वें के रूप में है मिस्र बंधुओं की स्वकीय जांच और किंवदंतियाँ, और छठा है कवियों के स्वरचित ग्रंथ। ये जो 6 आधार ग्रंथ है वो इसके मिस्र बंधु विनोद रचना के रूप में जो रचना हुई थी उसके आधार के रूप में इन्होंने कार्य किया था। दोस्तों आपसे निवेदन है कि यदि आप वीडियो पहली बार चैनल पर देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। नेक्स्ट अपना फैक्ट है दोस्तों मिस्र बंधुओं का काल विभाजन। तो दोस्तों मिस्र बंधुओं का जो काल विभाजन है वो किस प्रकार का रहा है वो आप देख सकते हैं। तो मिस्र बंधुओं ने हिंदी
साहित्य के इतिहास को 5 प्रधान भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 5 प्रधान भागों में, कुल 8 भागों में, यानी 5 जो प्रधान भाग हैं, और इन 5 प्रधान भागों के यदि उप विभागों की बात करें तो कुल मिलाकर के 8 भाग हो जाएंगे। तो प्रधान कितने हैं? 5 है, और कुल 8 भाग हैं इनकी रचना के, जो आप देखेंगे सामने। तो देखिए, इसमें सबसे पहले है आरंभिक काल। दोस्तों, मिस्र बंधुओं ने आरंभिक काल का समय माना है 700 से लेकर के 1444 विक्रमी संवत तक। यह है इनका आरंभिक काल। और आरंभिक काल को दोस्तों इन्होंने 2 उप विभागों में विभाजित किया है। तो उसमें पहला है पूर्व आरंभिक काल। तो पूर्व आरंभिक काल है दोस्तों 700 से लेकर के 1343 विक्रमी संवत तक। और जो दूसरा इनका जो आरंभिक काल में है, वो दूसरा भाग है उत्तर आरंभिक काल। तो दोस्तों, उत्तर आरंभिक काल 1344 से 1444 तक। ये हो गए इनके पहले मुख्य भाग के 2 उपविभाग, पूर्व और उत्तर। इसके बाद में चलते हैं इनके माध्यमिक काल की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों, इन्होंने माध्यमिक काल का जो समय माना है वो 1444 से 1680 विक्रमी संवत तक माना है। और इसमें माध्यमिक काल में पूर्व मध्य काल है दोस्तों 1444 से 1560, और प्रौढ़ मध्य काल है 1560 से 1680 विक्रमी संवत। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों इनका जो तीसरा मुख्य जो काल विभाजन है उसका नाम और समय जानने के लिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो तीसरा इनका जो काल विभाजन है वो है अलंकृत काल, जिसका समय इन्होंने माना है 1680 से 1889 विक्रमी संवत। तो इसके भी इन्होंने 2 उप विभाग है वो किए हैं। तो वो कौन कौन से है वो आप देख सकते हैं। पूर्व अलंकृत काल जो 1680 से 1790 विक्रमी संवत, और उत्तर अलंकृत काल 1790 से 1889 विक्रमी संवत। तो तीसरा इनका आ गया, और ये आगे कुल 6 उपविभाग। कितने आ गए अब तक? 6 आ चुके हैं। तो इसके बाद में नेक्स्ट अपने चलते हैं 5वें की तरफ। 5वां है चौथा है दोस्तों इनका परिवर्तन काल। चौथा इनका परिवर्तन काल है दोस्तों, जिसका समय इन्होंने माना है 1889 से लेकर के 1925 विक्रमी संवत तक। और 5वां इनका जो काल विभाजन है वो है मुख्य रूप से 5वां वर्तमान काल, जो कि 1925 से अब तक है वो चल रहा है। तो ये इनके जो काल विभाजन थे दोस्तों 5 ये थे, और कुल मिलाकर के इनके 8 है वो काल विभाजन हो चुके हैं। यदि उपविभाग वाले 3 यदि साथ में जोड़ें तो 5 और 3 8 होते हैं। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों जो इनकी जो मिस्र बंधु विनोद जो रचना है उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, उनके बारे में अपने जानेंगे यहाँ पर। तो इनमें पहला अपना जो फैक्ट है इनकी विशेषताओं में कि इस पुस्तक में लगभग 5000 कवियों का जीवन वृत्त है, यानी जो 4500 कुछ थे, तो यहाँ पर लिखा गया है कि इस पुस्तक में लगभग 5000 कवियों का जीवन वृत्त है वो दिया गया है। और दूसरा फैक्ट है इसमें अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ साथ ही उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास भी किया गया है। नेक्स्ट फैक्ट है इस पुस्तक में पहली बार तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग है वो किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किस पुस्तक में तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग है वो पहली बार किया गया था, तो वो पुस्तक हो जाएगी मिस्र बंधु विनोद। इसके बाद में देखिए दोस्तों अपने नेक्स्ट इसकी जो विशेषता है, इस ग्रंथ में कवियों की 4 श्रेणियाँ बनाई गई हैं। कितनी श्रेणियाँ बनाई गई हैं? 4 श्रेणियाँ बनाई गई हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपने इस पुस्तक की जो विशेषता है वो इस प्रकार से है कि हिंदी इस साहित्य के इतिहास में इतिवृत्तात्मक लेखन सर्वप्रथम मिस्र बंधुओं ने किया था। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन है वो पूछा जा चुका है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में इतिवृत्तात्मक लेखन सर्वप्रथम किसने किया था? तो मिस्र बंधुओं ने किया था। नेक्स्ट है इसमें प्रमुख कवियों का विवरण है वो समालोचना सहित विस्तार पूर्वक दिया गया है तथा अन्य कवियों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों इनकी विशेषताओं के बाद में हमेशा की तरह जो अपने पीछे पढ़ते आए हैं कि जो ग्रंथ है उसकी कमियां और आलोचनाएं हैं वो कौन कौन सी है। तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कमियों में, इसमें अपभ्रंश के कवियों को भी शामिल कर लिया गया
क्योंकि 1000 विक्रमी संवत से पहले अपभ्रंश थी। ठीक है। इसके बाद में दूसरी इसकी कमी है, नामकरण के संबंध में समानता नहीं रखी गई है, अतः कहीं पूर्व और उत्तर तो कहीं पूर्व और प्रौढ़ नाम से अविभाज्य किया गया है। तो ये थे इसकी कमियां। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों इसके बारे में जो कुछ विशेष बातें हैं उनको जानने के लिए। तो दोस्तों विशेष बातों में आप देखिए कि रामचंद्र शुक्ल ने इसे बड़ा भारी कवि वृहत संग्रह या प्रकांड कवि वृत्त संग्रह कहकर पुकारा है। अन्य रचनाओं की तरह इसे भी इसी तरह से रामचंद्र शुक्ल जी ने एक तरह से संबोधित किया है। इसके बाद में है कि रामचंद्र शुक्ल ने मिस्र बंधुओं को परिश्रमी संकलन करता है वो कहा है। यानी इन्होंने एक तरह से यहाँ पर तो इनकी प्रशंसा की है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कि मिस्र बंधुओं को परिश्रमी संकलन करता कहा है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी बड़े स्तर पर है वो संकलन किया था। इसके बाद में देखिए दोस्तों जो मिस्र बंधुओं की जो अन्य रचनाएं हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो दोस्तों इसमें पहले है, सबसे पहले अन्य रचनाओं में हिंदी नवरत्न। हिंदी नवरत्न है वो दोस्तों 1910 ईस्वी में मिस्र बंधुओं के द्वारा ये रचना लिखी गई थी। इस रचना में 9 कवियों का वर्णन किया गया है। कितने कवियों का वर्णन किया गया है? 9 कवियों का, और उनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर नंबर भी लगाए हुए हैं कि जो इनके जो कवि हैं वो कौन कौन से और किस क्रम पर है। तो इसमें देखिए दोस्तों नंबर 1 पर हैं तुलसीदास और सूरदास। इनको लेकर के भक्ति काल से संबंधित व्याख्या की गई है। और तीसरे और चौथे नंबर पर देव और बिहारी, इनको रीतिकाल में रखा गया है, यानी हिंदी नवरत्न रचना की बात कर रहे हैं हम। और तीसरे नंबर पर रखा गया है त्रिपाठी बंधु। तो त्रिपाठी बंधु है तीसरे नंबर पर। इसमें यदि बात करें तो भूषण और मतीराम ये 2 व्यक्ति थे त्रिपाठी बंधु में। तो इन त्रिपाठी बंधुओं को अपने 5वां क्रम है वो दिया है 9 कवियों के हिसाब से। इसके बाद में 6 नंबर और 7 नंबर पर है केशव और कबीर। 6ठे नंबर पर केशव, 7वें नंबर पर कबीर। और इसके बाद में है चंद्र और हरिश्चंद्र। चंद और हरिश्चंद्र। तो ये इस प्रकार से 9 इसमें जो कवि थे उनके नाम हैं। तो आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।